नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में। आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक का संदर्भ चुना है वह महिलाओं के लिए एक अपमान, वैवाहिक दुष्कर्म का संदर्भ चुना हूँ। इस टॉपिक को चुनने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अक्सर यह मामला हमें अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है कि किसी महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध वैवाहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है और अक्सर यह देखा जाता है कि न्यायालय उसे उन मामलों में उस अभियुक्त को दोषमुक्त कर देती है। इस पर अपनी समझ विकसित करने से पहले यह बता दें कि हाल में भी एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आया था और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपने विरुद्ध अभियुक्त ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की न्यायालय में और न्यायालय ने उसे फिर दोषमुक्त कर दिया। इस पे चर्चा करने से पहले कुछ प्रावधान पे बात कर लें कि वह प्रावधान क्या हैं जिनसे यह मामले उभरते हैं। एक मामला है धारा 375 इन आईपीसी की धारा और 377 और 376। ये जो धारा है इससे हम समझें कि 375 में दुष्कर्म की परिभाषा है। इसके अपवाद 2 के आधार पर किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बनाए गए संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। पत्नी की बशर्ते पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। ये जो मामला है यही न्यायालय को विवश कर देते हैं उस अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए। जबकि हालांकि इसमें और भी प्रावधान है। क्या कि बलात्संग की परिभाषा है कि किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना संभोग बलात्संग कहा गया है। मतलब किसी भी पुरुष द्वारा वह यह अपराध किया जा सकता है और उसे दंड किया जाएगा। 12 वर्ष से अधिक बालकों के लिए भी यह लागू होता है। दूसरा कि 377 के तहत एक पति अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के बनाए गए संभोग को दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी उस पर आरोप लगाया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है इसमें क्या मामला फंस जाता है कि ये दोनों के तहत तो उसे तो अपराधी माना जाता है और भी धारा 366 भी है, तो इस सब के तहत उसे माना जाता है अपराधी। लेकिन न्यायालय जब भी इसे कानूनी रूप से दंडित करने का प्रावधान किया तो उसमें यह लिखा गया धारा 376 में कि वह किसी दूसरे पुरुष के प्रति यह आरोप होना चाहिए। तो इस रूप में उसे अक्सर मुक्त कर दिया जाता है। हमारे दृष्टिकोण इस पर क्या होने चाहिए कि सबसे पहले तो यह सभी महिलाओं के लिए यह लागू हो कि जो भी ऐसे वैवाहिक दुष्कर्म का सामना करती है उसे अपराध की श्रेणी में लाया जाता। लेकिन इसके लिए यह सबसे बड़ा पेच फंस जाती है सरकार के सामने कि वह दुष्कर्म किस रूप में उसे परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि अक्सर बलात्संग में माना जाता है कि किसी पुरुष द्वारा किया गया अपराध वो यौन संबंध और उसकी सहमति के बिना उसे बलात्संग जो कहा गया है उसमें यह आवश्यक नहीं माना है न्यायालय कि उस पर चोट के निशान भी होने चाहिए। तो उसमें तो यह चोट के निशान नहीं हो तो उसे अपराध माना गया है। लेकिन यह वैवाहिक दुष्कर्म में इसके पैमाने, इसके आधार, उसके आयाम नहीं समझ में स्पष्ट होते हैं और सरकार कहती है कि अगर ऐसे कानून हमने बना दिए तो यह वैवाहिक संस्था को ही नष्ट कर देगा। क्योंकि समाज में यह माना जाता है कि विवाह के बाद पति उसका यौन स्वामी हो जाता है और उसमें उसका कोई उसकी इच्छा, उसकी अनिच्छा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है और दुष्कर्म करने का अधिकार उसको कानूनी रूप से प्रदान किया जाता है। यह पक्ष रहता है, इसीलिए सरकार इस पे कानून बनाने से बचती है। और हम बात कर लें कि इसके संवैधानिक आधार की सबसे पहले कि संविधान के तहत ही यह
मतलब कि उसे प्राकृतिक अधिकारों का जो संरक्षण होना चाहिए उस महिला को नहीं मिल पाता है। इसलिए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से उसे वंचित करती है। तो इस रूप में उसे इस पे विधि बना करके न्यायालय के इस पे अपने निर्णय देने के लिए उसे किया जाना चाहिए, इस पे कानून होने चाहिए इसे। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक पर एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी। आने वाले हम वीडियो में ऐसे संदर्भित टॉपिकों को चुन करके अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।